अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन साइड में बहुत अगर मैं खुश आमदीद। लेकिन अब नहुसत के साए ख़त्म होने के बाद या नहुसत के साए के ख़त्म होने के इम्कानात के बाद जनाब खुशखबरियों के सीज़न का आगाज़ हो गया है। जुलाई में अगरचे हब्स होता है, कुछ ज़्यादा बंदे को ना तरोताज़गी महसूस नहीं होती, लेकिन इस दौरान भी अगर ठंडी हवाओं के झोंके आना शुरू हो जाएं और उसके बाद इस बात के इम्कानात पैदा होना शुरू हो जाएं कि जनाब अगस्त के अंदर खुशखबरियों के झक्कड़ चलेंगे, तो इसका मतलब ये है कि वो लोग, दो खास लोग जिनको मैं अमूमी तौर पर एक ख़ास नाम उनको दिया टिच बटनादी जोड़ी, तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो टिच बटनों की जोड़ी है इन्होंने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिए हैं और ये हकीकी मानों में बहुत सारी चीज़ों को ना सिर्फ दुरुस्त करने के अमल का आगाज़ करने जा रहे हैं, बल्कि नहुसतों के ख़ात्मे के लिए भी ये सरगर्म हो चुके हैं। और ये एक अहम सवाल होगा कि कैसे, क्योंकि ये सवाल को जाने बगैर हम उन तमाम जुजियात तक नहीं पहुंच सकते कि नहुसत किस हद तक जो है वो छाई हुई थी इस मुल्क पर, और ये जो जुलाई और अगस्त के अंदर खुशखबरियों का जो ये सूरज तुलू होने का इम्कान पैदा हुआ है, ये खुशखबरियों की जो ठंडी हवाएं आना शुरू हुई हैं, इसके असरात कब तक पहुंचेंगे, ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। और सवाल ये भी अहम है कि वो ऐसी कौन सी खुशखबरियां हैं जो हमारी मुंतज़िर हैं और इन खुशखबरियों के फ़वाइद आम आदमी यानी मुझे और आपको कब तक मिलना शुरू होंगे। और सबसे बढ़कर ये एक सवाल है जो अमूमी तौर पर पूछा जाता है और अब इसके बारे में ये बात कही जाती है कि जनाब आप तो मुसलसल इस बात का इज़हार करते रहते हैं कि जनाब नहुसत की काली रात ढल गई है, लेकिन इस रात के ढलने की जो स्पीड है वो ना सिर्फ स्लो है बल्कि इसके कुछ जगहों पर इस तरह भी महसूस होता है कि इस रात को ढलने के प्रोसेस को रोकने के लिए कुछ और कुव्वतें भी सरगर्म हैं और ये कुव्वतें कब तक सरगर्म रहेंगी, इन तमाम चीज़ों का जायज़ा लिया जाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन सबसे पहले वो जिक्र जिसके इर्द गिर्द ये सारी की सारी कहानी घूमती है, यानी खुशखबरियाँ और जुलाई के अंदर ऐसी कौन सी डेवलपमेंट्स हैं जो होने जा रही हैं और उसके साथ साथ अगस्त के अंदर कौन से बड़े धमाके होने जा रहे हैं। तो जनाब सबसे पहले बात तो ये है कि पाकिस्तान के ऊपर जो माशी तौर पर जो मसाइल थे वो मसाइल कुछ दूर होना शुरू हुए हैं। आईएमएफ के साथ प्रोग्राम तय हो गया है। आईएमएफ ने पाकिस्तान के लिए स्टैंड बाई अरेंजमेंट के तहत $3 बिलियन का जो प्रोग्राम है उसको ना सिर्फ मंजूर कर लिया है बल्कि पहली किस्त $1.12 अरब की वो पाकिस्तान को फौरी तौर पर मुंतकिल करने का उन्होंने ऐलान भी कर दिया है। और इस ऐलान से पहले सऊदी अरब की तरफ से $2 अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से $1 अरब पाकिस्तान के अकाउंट्स के अंदर मुंतकिल कर दिए गए थे। और इसके साथ साथ इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक की तरफ से भी $1 अरब आ रहा है। अब ये सब कुछ जो चीज़ें आ रही हैं ये अचानक नहीं हो रही, इसके पीछे भी कुछ कुव्वतें, कुछ पसे पर्दा मुहर्रकात भी थे और कुछ ऐसी अंडरस्टैंडिंग्स भी थी जिसके ऊपर अमल दरामद करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। और अमूमी तौर पर इस हवाले से हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जनरल आसिम मुनीर साहब वो बहुत हद तक मुतहरक रहे, ख़ास तौर पर यूएई और सऊदी अरेबिया से $3 अरब की इमदाद लेके आने में, और इसी तरीके से इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक से $1 बिलियन का कर्ज मंजूर कराने में भी जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। लेकिन इस सारे चेहरे जो फोर फ्रंट पे थे इनके पीछे भी एक चेहरा मौजूद था जो खामोशी के साथ अपने काम पर लगा हुआ था, और वो शख्सियत कोई और नहीं थी बल्कि नवाज शरीफ साहब की थी। नवाज शरीफ साहब लंदन से पहले आते हैं यूएई और उनकी यूएई के जो सरकर्दा अफराद हैं और ख़ास तौर पर हुक्मरान उनके साथ ना सिर्फ मुलाकात होती है बल्कि इस मुलाकात के बाद $1 बिलियन पाकिस्तान के लिए गारंटी की जाती है और उसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जिनको तय किया जाता है। और फिर उन टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर नवाज शरीफ साहब भी और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट भी गारंटी देती है कि जनाब इन टर्म्स एंड कंडीशंस जो आपके साथ तय की जा रही हैं इनके ऊपर किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। और उसके बाद नवाज शरीफ साहब चले जाते हैं सऊदी अरेबिया। अब ये जो सऊदी अरेबिया का दूसरा दौरा है नवाज शरीफ साहब का, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस का हामिल है और इस दौरे के कुछ नताइज ऐसे हैं जिनके बारे में मैं ये बात बहुत ही वसूख के साथ कह सकता हूँ कि अगस्त के अंदर इस हवाले से बहुत बड़ी पेशरफ्त होने जा रही है। और नवाज शरीफ साहब का ये जो दौरा है सऊदी अरेबिया का, इस दौरे के अंदर अगस्त में की जाने वाली अनाउंसमेंट्स के हवाले से
जो वर्किंग पेपर्स हैं उनकी मंजूरी दी जाएगी, और उसके साथ साथ ये जो हैवी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में सऊदी अरेबिया करने जा रहा है, इस इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करने के लिए भी जो गारंटीज़ हैं वो दी जाएंगी। अब ये इन्वेस्टमेंट कौन सी है, ये कौन सा ऐसा झकड़ है जो पाकिस्तान में चलने वाला है, और अगस्त में ही क्यों? पाकिस्तान के अंदर एक कॉन्फ्रेंस होने जा रही है अगस्त में, और इस कॉन्फ्रेंस के अंदर दुनिया के बहुत सारे ममालिक समेत सऊदी अरेबिया भी शिरकत करने आ रहा है। और इस मौके पर एक MOU जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया के दरमियान तय पा चुका था पहले ही, उस MOU की रोशनी में बाज़ाब्ता तौर पर उस इन्वेस्टमेंट का एक दो तरफा बायलैटरल एग्रीमेंट है जो साइन किया जाएगा इसी कॉन्फ्रेंस के मौके पर, जो अगस्त के अंदर पाकिस्तान में और शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में होने जा रही है। सऊदी अरेबिया का हाई लेवल डेलीगेशन इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेगा, और इस मुआहदे के ऊपर जो हतमी जो मुशावरत है वो सऊदी अरेबिया में मुकम्मल हो चुकी है, और इस बात का भी तयन कर लिया गया है कि इस मुआहदे पर अमल दरामद के आगाज़ के लिए जो संगे बुनियाद रखे जाने की तकरीब है, उस संगे बुनियाद रखे जाने की तकरीब में सऊदी क्राउन प्रिंस जनाब मोहम्मद बिन सलमान साहब खुसूसी तौर पर पाकिस्तान आएंगे और इस मंसूबे का संगे बुनियाद रखेंगे, यानी पाकिस्तान के अंदर एक जदीद ऑयल रिफाइनरी की मंजूरी और उसका क़याम, और उसके लिए ये जो इन्वेस्टमेंट है ये तमाम की तमाम सऊदी अरेबिया करेगा, और इसके साथ साथ पाकिस्तान में मौजूद मज़ीद 3 ऑयल रिफाइनरीज़ को अपग्रेड किया जाएगा, और इस मंसूबे पर मजमूई तौर पर 15 अरब डॉलर जो हैं वो खर्च किए जाएंगे, और सऊदी अरेबिया इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करेगा, और ये तमाम की तमाम इन्वेस्टमेंट जो है वो गवादर के अंदर की जाएगी। ये इसका एक पहला एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट है जनाब ML1 का मंसूबा, और उसके ज़रिए काशगर तक बुलेट ट्रेन चलाना, फ्री ट्रेन चलाना, और उसके लिए भी जो मुआहदा है उसको हतमी तौर पर तय कर लिया गया है। हमारे जो वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी हैं एहसन इकबाल साहब, ये CPEC के 10 साला जो इसको 10 साला तकरीबात में शिरकत के लिए इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त भी बीजिंग के अंदर मौजूद हैं, और इस मीटिंग्स के अंदर पाकिस्तान में ML1 का प्रोजेक्ट जो इमरान खान साहब के दौर में तकरीबन 3.25 साल तक मार्ज़ इल्तवा में रहा, और इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ने चीन की तरफ से बेतहाशा दबाव डालने के बाद अपनी आखिरी इक्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास में इस ML1 की जो मास्टर प्लान है उसकी मंजूरी दी थी, उसकी फिजिबिलिटी प्लान की मंजूरी दी थी, और फिर उसके बाद इस अमल का आगाज़ होना शुरू हुआ था। पाकिस्तान और चाइना के दरमियान होने वाले इन बायलैटरल मुज़ाकरात के अंदर जो पाकिस्तान और चीन के दरमियान ML1 इसके ऊपर भी अमल दरामद की रफ्तार को तेज़ करने के साथ साथ ये जो CPEC रूट के ऊपर स्पेशल इकनॉमिक जोन्स भी बनने थे, उन इकनॉमिक जोन्स पर जो तरक्याती काम हैं उनको भी तेज़ करने पर इत्तफाक किया गया, और चाइना ने पाकिस्तान में जो CPEC के ऊपर जो काम की रफ्तार अब जो स्पीड अप हो रही है उसके ऊपर इत्मीनान का इजहार किया, और उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि जनाब पाकिस्तान के इस मंसूबे के ऊपर ये जो काशगर तक ट्रेन चलनी है इसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो सारी की सारी चाइना कर रहा है, और ये इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट $58 बिलियन की है, यानी 58 अरब डॉलर। इस वक्त पाकिस्तान 3 अरब डॉलर के लिए जो है IMF उसके साथ इन टर्म्स एंड कंडीशंस पर इस हद तक आ चुका है कि दोस्त ममालिक ने IMF को गारंटी दी कि जनाब इस मरतबा आपके साथ पाकिस्तान जो प्रोग्राम करेगा इस प्रोग्राम के अंदर किसी तरह की कोई तब्दीली नहीं होगी। जिन लाइंस ऑफ एक्शंस का तयन किया जाएगा, जो शराइत तय की जाएंगी, उन शराइत के ऊपर अमल दरामद होगा, और इस सारे प्रोसेस के अंदर सऊदी अरेबिया भी शामिल था, चाइना भी शामिल था, UAE भी शामिल था, कतर भी शामिल था, और किसी हद तक अमेरिका भी शामिल था, और इन सब ने मिलकर IMF को गारंटी दी, और उसके बाद IMF ने ये प्रोग्राम दिया। अब ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान के अंदर इक्तिसादी तरक्की की राह हमवार होने जा रही है, और इस हवाले से जुलाई और अगस्त ये 2 महीने हैं, ये बहुत ही ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि इन्हीं 2 महीनों के अंदर अंदर बहुत सारे प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होने हैं। पाकिस्तान के अंदर माशी इस्लाहात के अमल का आगाज़ होना है।
یہ جو انویسٹمنٹ آ رہی ہے پاکستان میں، اس کے لیے خصوصی طور پر اسپیشل اکنامک فیسیلیٹیشن کونسل کا قیام عمل میں لایا جا چکا ہے، تاکہ ان پروجیکٹس کے اوپر کسی طرح کی ریڈ ٹیپزم نہ آئے، اور کوئی بھی حکومت چاہے وہ یہ والی ہو یا کوئی بھی ہو جو اقتدار میں آئے، وہ اس سارے کے سارے پروسیس کو آگے لے کے چلے، اور چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب خود ان تمام منصوبوں کی نگرانی کریں گے، چاہے وہ نگران دور ہو، چاہے وہ یہ موجودہ دور ہو یا اس کے بعد آنے والی حکومت ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب جو چیزیں اس وقت طے کی جا رہی ہیں اس میں کسی بھی طور پر جو تبدیلی ہے اور قطع برید ہے وہ کسی بھی صورت ممکن نہیں، اور اس کے لیے یقینی طور پر پاکستان کے اندر استحکام بہت زیادہ ضروری ہے۔ معاشی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ اندرون ملک استحکام ہے، اور سیاسی استحکام اس کے لیے سب سے بڑی شرط ہے۔ لیکن ماضی میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جیسے ہی عمران خان صاحب کی حکومت کو گھر بھیجا گیا، ایک ڈیموکریٹک پروسیس کے ذریعے، طریقے عدم اعتماد کے ذریعے، اور ایسی طریقے عدم اعتماد جہاں پر عمران خان صاحب کے منحرف جماعت کا کسی ایک بندے کا ووٹ بھی استعمال نہ کیا گیا ہو، اس کے باوجود بھی پاکستان کو سیاسی عدم استحکام کا شکار رکھا گیا، اور عمران خان صاحب طاقت کے زوم میں اس حد تک آ چکے تھے کہ انہوں نے اپنی گرفتاری کو پاکستان کے اندر ایک نیا 71 قرار دینے کی باضابطہ طور پر دھمکی بھی دی تھی، اور انہوں نے اس بات کا بھی اظہار کیا تھا کہ جناب حالات ویسے ہی ہو جائیں گے جیسے مشرقی پاکستان کے موقع پر ہوئے، اور پھر یہاں پر 9 مئی ہو گیا، اور 9 مئی نے انفیکٹ وہ جو نحوست پاکستان پر چھائی ہوئی تھی اس نحوست کے خاتمے کے لیے ایک سنگ بنیاد رکھ دیا، اور پھر اس کے بعد یہ جو نحوست ہے آہستہ آہستہ چھٹنا شروع ہو گئی، اور بہت سارے لوگوں کو خود اس بات کا احساس ہو گیا کہ جناب نہیں، یہ عمران خان صاحب کے ساتھ رہنا ہمارے لیے بہت ہی زیادہ مشکل ہے، کیونکہ ان کا ایجنڈا پاکستان کا ایجنڈا نہیں۔ اور اس بات کی توثیق تو ابھی اسرائیلی مندوب کی اقوام متحدہ میں خطاب سے بھی واضح ہوتی ہے، جنہوں نے عمران خان صاحب کے خلاف ہونے والی ریاستی کارروائیوں کو تعبیر کیا ہے جمہوری حقوق کو غصب کرنے اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ بات کر کون رہا ہے؟ اسرائیل، جس نے اپنے ہی جو ساتھ جو ہیں فلسطین، ان کی زمینوں کے اوپر قبضہ کیا، ان کو بے گھر کیا، ان کے تمام جائز شہری انسانی جو طرح کے حقوق تھے ان کو پامال کیا، اور ان کو پاکستان کے اندر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا دکھ چڑھ گیا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہی ہے۔ اب اس ساری سچویشن کے اندر یہ بات جو بارہا کہی جا رہی ہے کہ جناب ایک سہولت ہے جو ابھی بھی عمران خان صاحب کو حاصل ہے، اور اس کے لیے یہ جو عدالتی نظام ہے جہاں سے عمران خان صاحب بالٹیاں، وہ جو سر پہ بالٹی رکھ کے آتے ہیں اسی کو واپسی میں الٹا کے اس کے اندر انصاف بھرتے ہیں اور کندھے پر رکھ کر لے جاتے ہیں، یہ انصاف انفیکٹ جس طریقے سے عمران خان صاحب کو مل رہا ہے یہ بہت ہی بڑا ایک سوالیہ نشان بنتا چلا جا رہا ہے پاکستان کے عدالتی نظام کے اوپر۔ اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب بہت سارے معاملات میں ملوث ہونے کے باوجود بھی ابھی تک کٹہرے میں نہیں آئے، اور وہ کٹہرے میں آنے کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کے خلاف کارروائی کا آغاز ہو۔ اب ایک جانب تو یہ والی سچویشن ہے، دوسری جانب اس بات کا بھی اندازہ سب کو ہے کہ اگر عمران خان صاحب کے خلاف موجودہ حالات میں کارروائی کا آغاز کیا جاتا ہے تو عمران خان صاحب کی جو سہولت کار ہیں وہ نہ صرف میدان عمل میں آئیں گے بلکہ عمران خان صاحب کو مکھن میں بال کی طرح نکال کے لے جائیں گے۔ لہٰذا عمران خان صاحب کے خلاف جو کارروائی ہے اس کا پروسیس بہت ہی زیادہ سلو ہے، اور عمران خان صاحب کے خلاف ایسے ثبوت جمع کیے جا رہے ہیں، ایسے گواہ تیار کیے جا رہے ہیں کہ ان کو عدالت کے اندر جو ہے وہ پیش کرنا اور عدالتوں سے عمران خان صاحب کو سزائیں دلوانے میں کوئی امر مانے نہ ہو، کوئی بندہ اس کے اوپر ایک فنگر بھی پوائنٹ نہ کر سکے، انگلی بھی نہ اٹھا سکے کہ جناب کسی جگہ پر کسی طرح کا کوئی اثر و رسوخ استعمال کیا گیا ہے۔ اور یہ وجہ ہے کہ یہ جو پروسیس ہے عمران خان صاحب کے خلاف چارج شیٹ کی تیاری کا، ثبوت جمع کرنے کا، وہ اتنی احتیاط سے کیا جا رہا ہے، اتنی غور و فکر کے ساتھ کیا جا رہا ہے کہ کل جب یہ معاملہ کورٹ آف لا میں آئے تو پھر ججوں کے پاس بھی دلی محبت کے باوجود، اپنا کرش لیول انتہا تک پہنچنے کے باوجود بھی عمران خان صاحب کو سزا دینے کے علاوہ کوئی اور آپشن نہ بچے۔ اور یہی وجہ ہے جہاں پر عمران خان صاحب کے لیے کچھ
گنجائشیں جو موجود تھیں وہ ختم ہوں گی، اور اس کے بعد ہی یہ جو نحوست کی سیاہ رات ہے یہ اس کا مکمل طور پر خاتمہ ہوگا۔ البتہ یہ دونوں پروسیس ساتھ ساتھ چلیں گے، نحوست کے خاتمے کے بھی اور ایک مستحکم معاشی طور پر قابل عمل وائبل پاکستان کی بنیاد کا بھی۔ اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔